नमस्कार। प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत जारी व्याख्यान श्रृंखला में आज मैं आपके बीच प्रसिद्ध नाटककार और कहानीकार मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक पर अपना व्याख्यान दूंगा। मलबे का मालिक जो कहानी है ये भी सांप्रदायिक विद्वेष और देश के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी कहानी है, लेकिन इसका जो परिवेश है, इसकी जो कथा है वो अमृतसर की बाज़ार बांसा की कथा है, जिसको घूमने के लिए 7.5 वर्ष बाद पाकिस्तान से एक दल आया हुआ है और यह देखने की कोशिश कर रहा है कि विभाजन की त्रासदी के पश्चात जो दंगे हुए अमृतसर के बाज़ार बांसा में, जिसमें धू करके सारे वर्षों से बने हुए मकान जला दिए गए, उनकी क्या स्थिति है, वो उनकी तलाश। यह दल पाकिस्तान से जो आया दल है, ये तो हॉकी मैच जो अमृतसर में हो रहा है उसको देखने के बहाने आया है, लेकिन असल में वह अमृतसर के बाज़ार का, उसकी बस्ती का, उसके गली का, उसके मोहल्ले का वह परिवेश देखना चाहता है, उन जड़ों की तलाश करना चाहता है जो छोड़ के चला गया था, क्या उसके कोई निशान मौजूद हैं। और इस रूप में यह कहानी मलबे का मालिक अत्यंत चर्चित कहानी है, जैसे कि आगे की शरणदाता कहानी की चर्चा होती है विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानियों में। हम सब जानते हैं कि मोहन राकेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहानीकारों की जो एक पूरी पीढ़ी आई जो नई संवेदना के साथ कहानी में प्रवेश करती है, उसके एक चर्चित नाम हैं। इनकी मातृभाषा यूँ तो पंजाबी रही, लेकिन जिन्होंने हिंदी को अंगीकार करके हिंदी को कई श्रेष्ठ कहानियाँ दी, जैसे नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, उनके उल्लेखनीय कहानी संग्रह रहे हैं। और अंधेरे बंद कमरे उनका चर्चित उपन्यास रहा है। आषाढ़ का एक दिन इनका प्रसिद्ध नाटक है और इस तरह इन्होंने विविध विधाओं में कई उल्लेखनीय कृतियाँ दी हैं। सारिका नामक हिंदी की मशहूर पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। यह मोहन राकेश जो स्वाधीनता के बाद बदली हुई सामाजिक ज़िंदगी है, उसके यथार्थमूलक चित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत करते हैं। उस समय की महानगरीय विकृतियाँ और सामाजिक जीवन की कटु विषमताओं पर इन्होंने कई अविस्मरणीय कहानियाँ लिखीं। इनकी कहानियों में व्यक्ति का मानसिक और सामाजिक संघर्ष व्यक्त होता है। अपनी कई कहानियों में ये व्यक्ति और समाज के अंतः संघर्षों को पूरी साफगोई से उकेरते हैं। किसी बाइनरी में व्यक्ति और समाज को नहीं देखते। इनकी कहानियाँ जिस सामाजिक यथार्थ के चित्र को प्रस्तुत करती हैं, उनमें एक भावुक नज़रिया भी है और कहानी के भीतर कई भावुक मर्म स्थल भी दिखाई देते हैं। इसी नाते इनकी कहानी में कई बार अचानक ज़िंदगी का एक क्षण अचानक कौंध जाता है और वह ज़िंदगी का जो क्षण होता है वह कई बार इस कहानी में यानी मलबे का मालिक में भी दिखाई देता है, जो कि देश के विभाजन के बाद दंगों की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है और जिसमें कि अमृतसर के बाज़ार बांसा में रह रहे मुसलमान बस्ती के घरों के सांप्रदायिक हिंसा में जलने की कथा कही गई है। अब इस कहानी का जो परिवेश है वो बहुत ही हृदय विदारक है। हृदय विदारक इस अर्थ में है कि पंजाब के उस गली में बाज़ार बांसा में जो लोग आते हैं पाकिस्तान से, उसमें एक गनी मियाँ भी रहते हैं जो घूमते घूमते उस गली में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने नया मकान बनवाया था, लेकिन
नया मकान बनते हुए वे देख तो पाए, लेकिन विभाजन की त्रासदी का शिकार होकर के वे अमृतसर को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। लेकिन जहाँ उनका बेटा जो चिराग था, वो चूँकि ज़िद्दी था चिराग, इसलिए वहाँ पर रह गया। और चिराग उस दंगे में कैसे मारा गया, कैसे उसकी हत्या होती है, यह कथा उसी की कथा है कि गनी मियाँ आते हैं और अचानक गली में घूमते घूमते मनोरी नाम के लड़के से, जो जब छोड़ के गए थे 7.5 साल पहले, तो बहुत छोटा था, लेकिन मनोरी उनको नहीं पहचानता। अचानक गनी मियाँ उसको कहते हैं कि अरे मनोरी तुम। तब मनोरी को ध्यान आता है, कहता अरे गनी मियाँ आप कैसे हैं आप। कहते हैं बेटा क्या बताऊँ, तुम लोगों को देखने आया हूँ और उस जड़ को देखने आया हूँ, उस गली को देखने आया हूँ जहाँ कभी मेरा परिवार रहता था, जहाँ तुम बहुत छोटे थे और चिराग के साथ तुम खेला करते थे बचपन में, कितना अच्छा था। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी कि एक से एक करके मोहल्ले से लोग छोड़ते चले गए और पूरा मोहल्ला आग के हवाले कर दिया गया। धीरे धीरे करके चूँकि मनोरी वहीं पर रहता है और गनी मियाँ को बिल्कुल पता नहीं है कि चिराग की हत्या कैसे हुई। और उसके बाद वो कहते हैं कि ज़रा, तो मनोरी कहता है कि ऐसा है कि चलिए मैं आपका वो मकान दिखाता हूँ, जो आपका मकान था और कैसे इस समय मलबे में तब्दील हो गया है। अब यही मलबे का मालिक है, मलबे में तब्दील हो गया है। जाते हैं, बहुत दुखी होकर के देखते हैं, तो उसमें बहुत ही, जिसको मैं संवाद और वातावरण के संदर्भ में बात, अभी तो मैं आपको कथानक बता रहा हूँ, वहाँ जाके देखते हैं तो पूरा भुरभुरा है, लेकिन एक भुरभुरा चौकट उसमें उनको दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे करके झड़ रहा है, खोदने से झड़ जाता है। वो जो चौकट को जिस तरह से देख करके वो लिपट करके रोते हैं, वो याद करते हैं, आप समझ सकते हैं कि वह दृश्य कितना हृदय विदारक था कि उस पूरे मकान को अपने सामने ध्वस्त होते देखना। तो उनको नसीब नहीं हुआ था, लेकिन आज वो मलबे को देखने आए हैं जिसमें जगह जगह घास उगाई है, खरपतवार उगाया है, और उस मलबे पर एक रखा पहलवान मिलता है जो गुंडा था, जो गली का गुंडा था। यहाँ पर कहानी खुलती है और अपनी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत होती है। रखा पहलवान था, रखा पहलवान की कथा बताता है, मनोरी को पता है, लेकिन मनोरी गनी मियाँ को बताता नहीं, ये कथाकार बताता है कि आखिरकार मलबे का ढेर बना कैसे। तो हुआ ऐसा कि जब बलवाई आए तो क्या हुआ कि चिराग जो गनी मियाँ का बेटा था, उसको रखे पहलवान ने घर से बाहर बुलाया और रखा आ नहीं रहा था किसी के बुलाने पर। तो ये चिराग आ नहीं रहा था, तो रखा को देखा तो कहा कि रखा क्यों बुला रहे हो। कहा नहीं कुछ नहीं, तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे दोस्त, तो डर क्यों रहे हो। और छत से वो नीचे आता है और अपने सामने ही उसकी हत्या कर देता है। हत्या तो सांप्रदायिक विद्वेष को आधार बना के की गई, लेकिन कहानी में दूसरी बात है जिसके लिए यह कहानी जानी जाती है और जिसको मैं रेखांकित करके आप सब के सामने रखना चाहता हूँ। आप सब नई पीढ़ी के नौजवान हैं जो इस व्याख्यान को सुन रहे हैं। आप जानिए कि सांप्रदायिक विद्वेष में हर दंगा सांप्रदायिक दंगा ही नहीं होता, हर हत्याएं सांप्रदायिक ही नहीं होती। कई हत्याएं उसको बहाना बना करके आर्थिक होती हैं। यह इस कहानी की मूल अंतर्वस्तु है। अर्थात बहाना बना करके संपत्ति की लालच में कुछ लोग घरों को जला देते हैं, कुछ लोगों की हत्याएं कर देते हैं ताकि इस संपत्ति का वारिस मैं हो जाऊं। यह कहानी उस दर्द का संकेत करती है कि सांप्रदायिक विद्वेष को आधार बना करके जो यहाँ हत्या की गई है चिराग की, गनी मियाँ के बेटे की, वह असल में नए बनते हुए घर को कब्जा करने की साजिश थी, जिसको रखा पहलवान नामक गुंडा कब्जा करना चाहता, वो कहता भी है। और इसी नाते वो
मार तो देता है, लेकिन दूसरी घटना क्या होती है, अब मार करके उसको उसके घर की लगता है रखवाली करने, तब तक दंगाई आते हैं और घर को आग लगा देते हैं और फिर वो फूट पड़ता है। वो कहता है कि मैंने इसकी हत्या इसी नाते की कि ये घर का मैं वारिस बन जाऊं, आखिरकार हत्या भी मैं कर दिया और घर भी मुझे नहीं मिला। यह जो त्रासदी है, यह समय की त्रासदी है और संस्कृत की त्रासदी है, जिसको यह कहानी दर्ज करती है। और अंत में गनी मियाँ जाते हैं, रखा से बात करते हैं, अरे रखे तू कैसा है, कि गनी को कुछ पता नहीं है। रखा अपना उल्टी सीधी सांस लेता है और इसमें एक चेहमे गोइयाँ शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि जब वो गनी आते हैं, क्योंकि रखे सब लोग परेशान हैं, वो मलबे पर न किसी पशु पक्षी को बांधने भी नहीं देता, वहाँ किसी को जाने नहीं देता, जैसे लगता है कि उसकी बपौती है और उसकी रक्षा करता है उस मलबे के ढेर की। तो गांव के लोग बहुत परेशान हैं, कुत्ते पशु पक्षी पहुँच जाए, किसी की भैंस पहुँच जाए, किसी की गाय पहुँच जाए तो गाली गलौज देने लगता है वो उस मलबे की सुरक्षा में। तो जब गनी मियाँ आते हैं तो लोगों को ये लगता है कि कम से कम गनी मियाँ आए हुए हैं तो अब कुछ बवाल होगा, अब कुछ बवाल होगा। और इसको चहमे गोइयाँ के माध्यम से कथाकार ने बहुत सुंदर तरीके से दर्ज किया है। लोग खिड़कियों से झांकने लगते हैं, खिड़कियों से ताक झांक शुरू हो जाती है, अब कुछ होगा, अब कुछ बवाल होगा, रखे का बदला लिया जाएगा। जबकि सच ये था कि गनी मियाँ को तो पता ही नहीं था कि रखे ने मारा उनके बेटे को, और न किसी ने बताया। और लोगों को लगता है कि मनोरी बता देगा, लेकिन मनोरी क्यों बताने जाए। स्थिति ये होती है कि जितनी मासूमियत से गनी मियाँ उससे बात करते हैं, रखे से जितने प्यार से बात करते हैं, वह कहानी का मर्म स्थल है और हिला के रख देता है। पूछते हैं, कहते हैं, जिसका मैं उदाहरण दूंगा संवाद के अंतर्गत। वो कहते हैं कि रखे, तुम्हारे रहते तुम्हारी और उसकी दोस्ती बहुत गहरी थी, बहुत शानदार दोस्ती थी। तुम्हारे रहते वो कहता था कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आखिर कैसे बिगड़ गया? तुम्हारे रहते उसकी हत्या कैसे हो गई? किसने उसको मारा? किसने मेरे घर को जला दिया? और साथ ही उसके बच्चों की भी हत्या करके नहर में फेंक दिया जाता है। उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी जाती है, उसकी 2 बेटियां, उसकी पत्नी, सबकी हत्या कर दी जाती है। गनी को कुछ भी नहीं मालूम है, उनको लगता है कि समूह का एक झुंड आया और उसने हत्या कर दी, जबकि सबकी साजिश रखे ने ही की थी। और उसमें भाषा का जो इस्तेमाल है उसका भी संदर्भ आगे मैं विस्तार से दूंगा। ले तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ। अब आप देखिए कि कितना विद्वेष है, ले तुझे अब मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, यह कहते ही उसको मारा गया। तो मोहन राकेश ने इस कहानी को इस रूप में दर्ज किया है, और जो कि इस कथानक के विषाक्त वातावरण को बताता है, और जो कि बाज़ार बासा के आसपास जो कई मोहल्ले थे वो आग की लपेट में जल जाते, उनकी बात करता है। और एक अजीब स्थिति है कि नई नई बनते इमारतों के बीच में वह मलबे का ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत कर रहा था। तो आप देखिए कि इसमें जिस तरह से लोग उस मलबे के पास गनी मियाँ ठहर जाते हैं, छड़ी के सहारे चलते हुए वो धीरे धीरे उस मलबे के पास पहुंचते हैं, जिसमें अब मिट्टी ही मिट्टी थी और उसकी टूटी हुई जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थीं। उसमें जैसा मैंने कहा कि लोहे और लकड़ी का सामान तो निकाला जा चुका था, केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। और उसमें तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि अब सफ़ेदी उग आई थी। और उस मलबे को देख करके गनी ने कहा, यही बाकी रह गया था मुझे देखने के लिए। और लगा कि जैसे उसके घुटने जवाब दे गए हों। क्षण भर गनी शांत रहते हैं और उनके मुख से निकलता है, हाय ओए चिराग दीन तू कहाँ है। तो ये कहानी में कथानक का जो पूरा दृश्य है, ये पूरी गहरी कारुणिकता को लिए हुए है, क्योंकि पूरा वह दृश्य प्रत्यक्ष हो जाता है जब रखे पहलवान ने चिराग को घर के नीचे बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी बीबी जुबैदा और उसकी दोनों बेटियां किस्वर और सुल्ताना की भी हत्या हो गई। वो बिलखती रही, लेकिन रखे ने एक भी नहीं सुनी। और जब इस तरह से गनी उससे संवाद करते हैं तो वह कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसमें एक मज़ेदार बात रहती है कि एक कुत्ता मलबे पर बैठ करके लगातार गुर्राता रहता है। तो कथाकार ने
उस जो कहानी के अंत में जो उस कुत्ते के गुर्राने का चित्रण किया है वह बहुत ही सांकेतिक है, वह बहुत प्रासंगिक है। बार बार गनी वहाँ उपस्थित हैं, रखे वहाँ पर है, और उसी बीच एक कौवा आता है जो मंडराता रहता है और एक कुत्ता लगातार भूखता रहता है। गनी धीरे धीरे जब वापस जाते हैं तो रखे जाकर के उसी मलबे के पास के कुएं पर बैठ जाता है, लेकिन मलबे पर एक कुत्ता बैठ करके भूखने लगता है। उसको दूर दूर कह करके भगाता है, लेकिन कुत्ता और ठाठ से बैठ करके भूखने लगता है, और कुत्ते का भूखना कौवे को खदेड़ देता है, कौवा जो काँव काँव करता है। इस कहानी में एक तरफ सांप्रदायिक विद्वेष की जड़ में वह कौवा है जो केवल मांस चाहता है, जो दूसरे के श्रम पर पलता है, और इधर कुत्ता है जो रखवाली करता है। तो उन्होंने कौवे और कुत्ते के उपस्थिति से, उसके माध्यम से भी एक गहरी सांकेतिकता का प्रयोग किया है, और ये बताया है कि जिस मकान की लालच में रखे पहलवान ने पूरे परिवार की हत्या कर दी, अंततः वह मकान तो छोड़िए, वो मलबा भी उसके हाथ नहीं आया, और अब वह एक कुत्ते की चौकीदारी का हिस्सा बना हुआ है, जहाँ बैठ कर के ठाठ से एक कुत्ता गुर्रा रहा है। एक कुत्ते का गुर्राना उस रखे पहलवान को थप्पड़ मारना है, उसकी हिंसा की मानसिकता को जवाब देना है, और कथाकार ने इस रूप में इस कहानी का निष्कर्ष दिया है कि जो, और ये बहुत ही व्यंजकता के साथ उन्होंने इसको दर्ज किया है। अब इसके बाद आप देखें कि जहाँ तक इसके परिवेश की बात है, तो इसका जो पूरा परिवेश है वो विभाजन की त्रासदी का परिवेश है, जिसमें एक गहराता हुआ अंधकार है। कहानीकार ने इस अंधकार को बहुत घने रूप से चित्रित किया है, और यही कारण है कि इसे पढ़ते हुए विध्वंस की भयावहता का पता चलता है। पूरा परिवेश लगता है जैसे एक घने खोह की यात्रा हो, जहाँ चलते हुए लोग रोशनी की कोई किरण देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अंत में कुत्ते के गुर्राने के माध्यम से मिलती भी है। यानी जो रोशनी है वह कुत्ते के गुर्राने के माध्यम से इस कहानी मिलती है। विभाजन की पृष्ठभूमि पर यूँ तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन यह कहानी इस रूप में अलग है कि इसमें जीवन के पक्ष में एक गहरी सांकेतिकता मौजूद है। 7.5 साल बाद लाहौर से लौटे हुए लोगों के माध्यम से अमृतसर के परिवेश का लेखक ने जैसा चित्रण किया है वह बहुत ही भावुक करने वाला है। कभी आकर्षण का केंद्र रहे इस अमृतसर में जो बदलाव हुआ है, इसका जो नुकसान हुआ है, उस परिवेश का चित्रण कर लेखक ने एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। कुछ तब और अब के अंतर से लोग तंग बाजारों से गुजरते हुए कैसे एक दूसरे की याद दिला रहे हैं, ज़रा इसे सुनिए। इससे कहानी के परिवेश का पता चलेगा जो चित्रण कर लेखक ने किया है। कोट है, उद्धरण है। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे। देख फतहदीना मिस्री बाज़ार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुखी भटियारिन की भट्टी थी, जहां अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक की मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लाइन वह नमकीन होती थी कि बस। अब ये देखिए, ये लोग आगे कहते हैं, आता वल्लाह कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। तो आप देखिए कि इस परिवर्तन के पीछे का जो बाज़ार है वह पूरी तरह से याद दिलाने के लिए पर्याप्त है कि धुधुआते हुए परिवेश में जो दंगे हुए और जिससे एक भूगोल राख हो गया है, आज वह भूगोल किस हालात में है, और अगर बदला है तो क्या अपनी जड़ों की कोई याद उसकी स्मृति में है? वे लोग जब बाज़ार बांसा का यह परिवेश कहानी में देखते हैं तब वह सांप्रदायिक उन्माद का एहसास पाते हैं, जिसमें पूरी एक संस्कृत जलकर खाक हो गई। यह भी एक उदाहरण देखें, 2 पंक्तियां इसकी। बाज़ार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाज़ार है, जहां विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे।
वहाँ ज़्यादातर बाँसों और सहतीरों की ही दुकानें थीं, जो सब की सब एक ही आग में जल गईं। बाज़ार बांसा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाज़ार बांसा के आसपास के कई मोहल्ले को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ भी गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी कई कई घर जलकर खाक हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी तो हो गईं, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद हैं। नई इमारतों के बीच बीच वे मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत कर रहे थे। अब ये देखिए कि नई नई इमारतों के बीच मलबे के वे ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक अजीब स्थिति है जिसको लेखक ने यहाँ पर इस पूरी मार्मिकता के साथ दर्ज किया है। अब इसमें एक और रोचक बात यह है जो इस कहानी के परिवेश को और घनीभूत करती है, वो ये कि उस गली से, बाज़ार बांसा की उस तंग गली से जब अपने पारंपरिक पैतृक निशान को खोजते हुए गनी मियाँ आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं वे, और कुछ पैसे, कुछ उनको जैसे कहते उपहार स्वरूप, जैसे पहले बुज़ुर्गों में आदत हुआ करती थी गांव के लोग कि जब बाहर से आते थे तो बच्चों को कुछ खिलौने, कुछ रुपए पैसे, कुछ टॉफ़ी वगैरह दिया करते थे। तो वह कुछ देने के लिए बच्चों को बुलाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे जो मोहल्ले में खेल रहे होते हैं वो दौड़ के आते हैं, लेते हैं। तब तक चेहमे गोइयाँ एक शब्द है वहाँ पंजाबी का जिसको बहुत अच्छे से उन्होंने दर्ज किया है। तब तक कानाफूसी, जिसको कानाफूसी कहते हैं, कानाफूसी शुरू हो जाती है और ज़बरदस्ती एक घर से औरत निकलती है और उस बच्चे को खींच के ले जाती है और पूरे मोहल्ले में, पूरी बस्ती में यह हल्ला हो जाता है कि एक मुसलमान आया है मोहल्ले में जो बच्चों को कैद कर रहा है और उसको बोरे में भर करके पाकिस्तान ले जाएगा। आप सब जानते हैं कि गांव में रहने वाले जो लोग भी हैं इस बात को जानते हैं कि कोई भी अपरिचित आदमी जब गांव में आता था तो कई बार इस तरह के र्यूमर्स, इस तरह के भ्रम फैलाए जाते थे और कई बार तो उसकी पिटाई हो जाती थी, कई बार उसकी हत्याएं भी हो जाती हैं। गनी मियाँ उसी के शिकार होते हैं कि तभी मनोरी से उनका परिचय होता है और मनोरी जब पहचान लेते हैं तब लोग शांत होते हैं। नहीं तो पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो गया था कि इसका बदला लिया जाए, ये मुसलमान है, पता नहीं कहाँ से आया है, क्या करेगा। तो ये जो वातावरण है, ये क्या कहें, इस कहानी में जो यह आया है कि चेहमे गोइयाँ से क्या मतलब है, यानी कानाफूसी से क्या मतलब है। मतलब ये है कि संबंध इतने विकृत हो गए हैं, विश्वास इतने दूषित हो गए हैं कि अब एक आदमी का, एक अपरिचित आदमी का मोहल्ले में आना किसी खतरनाक खतरे का संकेत है। और यह इस नाते हो गया है कि सांप्रदायिक सौहार्द में बचपन से ही बच्चों को ये बता दिया जाता है कि फला कौम के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो जो बचपन में ये खराब संस्कार दे दिया जाता है, जो सांप्रदायिकता का जहर बो दिया जाता है, वही बड़ा होकर के जब वृक्ष बनता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। यह कहानी इसका भी संकेत करती है अपने परिवेश के माध्यम से। अब इसके बाद जरा इसके चरित्रों का ये देख लेते हैं कि चरित्र में गनी मियाँ और रखे पहलवान, ये दो चरित्र हैं जो मुख्यतः गनी मियाँ का ही चरित्र। रखे का चरित्र तो हिंसक और अराजक है, दुष्ट है, और वह सांप्रदायिक वैमनस्य का लाभ लेता संपत्ति के कारण, संपत्ति की लालच में। क्योंकि साफ साफ कहानी में ये दर्ज होता है कि वो उसकी नज़र उस पूरे गनी मियाँ के नए बनते हुए मकान पर थी, और जब दंगा अमृतसर के बाज़ार बांसा में पनप फैला तो वह बहुत ही विश्वास के साथ गनी के लड़के चिराग को बुलाता है, क्योंकि चिराग रखे पहलवान के बुलाने से ही आ सकता था, तो उसने उस विश्वास के साथ घात किया है। तो विश्वासघाती है। और दूसरी तरफ गनी मियाँ हैं, बहुत भावुक हैं, बहुत संवेदनशील हैं, पुरानी प्रचलन के अनुसार बच्चों का बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन अंततः वह टूटे हुए हैं।
क्यों? क्योंकि उनका पूरा परिवार उस दंगे का शिकार हो चुका है। अब उसके निशान भी वहाँ पर नहीं हैं और वही एक मलबा है जिसको देखने के लिए वह अभिशप्त हैं। और वो मलबा देख करके रोते बिलखते गनी मियाँ आते हैं और पूरी स्मृति उनके सामने पहुँच जाती है। गनी मियाँ इस कहानी के चरित्र में एक ऐसे उज्जवल और प्रशस्त चरित्र के रूप में हमारे सामने आते हैं जो एक थके हैं, हारे हैं और पराजित हैं। कहानीकार ने उनसे ज़्यादा उनकी संवेदना को विस्तार देने के लिए उनके साथ ही एक कुत्ते का जो चरित्र रचा है वो बड़ा ही मौजू है, जब वह मलबे के ढेर पर बैठ करके वह भूखता रहता है। तो इस रूप में आप देखें कि जिस तरह से गनी मियाँ मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर चिराग को याद करते हैं, वह एक पिता की पीड़ा को ही बताता है और ये बताता है कि एक पिता का जो जीवन है अब किस तरह से वह हताश पिता के जीवन में बदल गया है। तो कुल मिला जुला करके यह जो कहानी है, यह कहानी यह बताती है कि समय का अंतराल कितना भीषण है, समय कितना बदल चुका है, कौमें आपस में एक दूसरे से कितनी खिंच चुकी हैं और उस जहर को बाज़ार ने कितनी हवा दी है। आज तो टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसकी संरचना एकदम अलग है, लेकिन तब ऐसी संरचना नहीं थी। तो क्या होता था कि मोहल्ले पर कुछ लोगों की, कुछ गुंडों की नज़र हुआ करती थी जो कि संपन्न लोग हुआ करते थे। तो पता चला कि मोहल्ले का एक आदमी अवसर की तलाश में था। यह कहानी ये बताती है कि अवसर की तलाश में ताक लगाकर बैठा हुआ रखे पहलवान उस सांप्रदायिक दंगे की आंच में अपने ही मित्र की हत्या कर देता है सपरिवार। इसलिए वह एक विघातक है, एक कुटिल है और हिंसक है। यह कहानी ये बताती है कि रखे पहलवान जैसे लोग इस समाज में जब तक रहेंगे, चाहे किसी भी कौम में रहें, वह हमेशा जहर ही उगलते रहेंगे, वह विष का बीज ही बोते रहेंगे। इसलिए हम संवेदनशील नागरिकों का ये दायित्व है कि हम सब अपने समाज में, अपने परिवेश में कभी भी रखे पहलवान जैसे लोगों को पनपने ही न दें। आपने इस व्याख्यान को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।